मैं हूं शिप्रा झा। बिहार विधानसभा बजट सत्र, आज बिहार विधानसभा में बजट सत्र का दूसरा दिन है, जहां बिहार सरकार का बजट आज पेश होने वाला है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा में बजट पेश करेंगे। सम्राट चौधरी पहला बजट पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-2025 का बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का ये बजट होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि आज बिहार विधानसभा के दूसरे दिन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पेश करेंगे बजट। बतौर वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पहली बार बजट पेश करेंगे। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और कल सरकार ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत का आंकड़ा छुआ है और बड़े बहुमत से सरकार बनी है। आज जो है वो विधानमंडल में बजट पेश होना है और आपको बता दूं कि विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो बजट है वो पेश होगा और माना यह जा रहा है कि ये बजट का जो आकार है इस बार पहले की तुलना में काफी बड़ा होगा और लगभग 3 लाख करोड़ की जो बजट है वो होने की संभावना है। और ये जो डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जो सम्राट चौधरी हैं वो बजट पेश करेंगे और सबसे खास बात ये होगी कि जो सम्राट चौधरी हैं पहली बार सदन में बजट पेश करेंगे और सारे लोगों की नजरें जो हैं इस बात को लेकर टिकी हुई है कि किस मद में जो पैसे हैं, बजट का आकार है वो कितना ज्यादा होता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो 7 निश्चय पार्ट 2 है नीतीश कुमार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है उस मद में जो बजट का आकार है वो ज्यादा रहने की संभावना है। जिस ढंग से शिक्षकों की नौकरियां दी गई हैं, 2 लाख से ज्यादा शिक्षक जो है वो बहाल हुए हैं। आने वाले दिनों में बड़े संख्या में, लाखों की संख्या में शिक्षक की बहाली होनी है, तो शिक्षा का जो बजट है वो आकार जो है वो भी बड़ा होने वाला है। जिस ढंग से इन्वेस्टमेंट की बात करी है, उद्योग को लेकर के लगातार नीतीश कुमार जो है वो पहल करते रहे हैं, तो माना जा रहा है कि उद्योग विभाग का भी जो आकार है वो काफी बड़ा रह सकता है। लेकिन खास बात यह होगी कि सम्राट चौधरी जब आज पहली बार बजट पेश करेंगे तो वो बजट में क्या कुछ खास लेकर आते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो आज पहली बार वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा में बजट पेश करेंगे। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस बार का बजट समाज के हर तबके के लिए होगा। महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किया जाएगा। युवाओं को रोजगार मिल सके इसके लिए पहल की जाएगी। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सरकार खुद से अपना रेवेन्यू बढ़ाए, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण दिन होगा जब आप पहली बार बजट पेश करेंगे। स्वाभाविक है, ये गौरव का क्षण होगा मेरे जीवन का और बिहार के लिए बजट पेश करना, जो समृद्धि और विकसित भारत का सपना देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है और बिहार में न्याय के साथ सुशासन का स्वरूप जो है नीतीश कुमार जी ने रखा है। लंबे समय से नीतीश जी बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है एक एक चीज़ों पर महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, युवा के लिए, बेरोजगारों के लिए चिंता करने का काम बिहार का बजट करेगा। खास करके रोजगार की बात करें तो उस पर पूरे देश में चर्चा है। तेजस्वी यादव का भी दावा है कि उन्होंने इतने कम समय में बिहार में लाखों रोजगार दिए, तो क्या रोजगार पर भी बजट फोकस होगा? नहीं, एकदम स्पष्ट है। देखिए, बिहार में लालू प्रसाद जी का परिवार किसी को रोजगार दे सकता है, ये तो अपने आप में घोर आश्चर्य का विषय है, क्योंकि वो परिवार दूसरे को रोजगार नहीं दे सकता है, वो सिर्फ अपने रोजगार की चिंता करता। देखिए, शिक्षकों की बहाली 3,68,000 लोगों को, 3,68,000 लोगों को एनडीए की जब सरकार बनी तब से देने का काम किया गया और अभी 1,75,000 शिक्षकों की बहाली के लिए 2021-22 में, क्योंकि हमारा कमिटमेंट था 2020 के चुनाव में कि 10 लाख रोजगार हम देने का काम करेंगे, तो ऐसे परिस्थिति में
जनता को बड़ा स्पष्ट संदेश भी है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है वो रोजगार के लिए लगातार प्रयास करने का काम कर रही है। इसलिए ये चिंता का विषय ही नहीं है, कौन क्या कहता है इससे मतलब ही नहीं। बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले, इसकी चिंता आज नीतीश जी की सरकार और एनडीए की सरकार कर रही है। कृषि के क्षेत्र के में भी कुछ खास इस बार बजट के लिए होगा? स्वाभाविक है, मार्केट के साथ साथ जो घर घर तक बीज पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है, इसको आगे और बढ़ाना होगा। सिंचाई का काम किया जा रहा है और सोलर के माध्यम से सिंचाई करने का काम भी प्रोग्रेस में है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ पटना संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रवि, आज काफी अहम दिन, आज बिहार विधानसभा में बजट पेश किया जाना है। इस बजट से बिहार वासी क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, इस बार आज जो बजट पेश करेंगे सम्राट चौधरी, और पहली बार बजट पेश करेंगे, तो एक उनके लिए भी चुनौती है। और जो जानकारियों के मुताबिक उसने जो कोशिश इस बात की जरूर की है कि जो हर वर्ग है, हर तबका है, उनके तक जो है वो बजट में कुछ ना कुछ जरूर मिले। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जिस ढंग से महागठबंधन से अलग होकर के एनडीए की नई सरकार बनी है, तो एक संदेश भी देने की कोशिश होगी कि एनडीए की जब सरकार बिहार में बनी है तो रोजगार को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, महिलाओं को लेकर के हो, वो किस ढंग से सरकार सोचती है, ये भी एक संदेश देने की कोशिश होगी। अभी तक 2005 से लेकर के अभी तक अगर आप देखेंगे तो सुशील मोदी जो है वो एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कहिए, वित्त मंत्री की तरफ से बड़ा बजट जो है वो हमेशा पेश करते रहे हैं। इस बार सम्राट चौधरी जो बजट है वो पेश करेंगे। और माना जा रहा है कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट हैं सरकार के, जैसे 7 निश्चय 2 है, उसमें तमाम चीजें हैं, हर खेत तक पानी पहुंचाना है, नल का जल है, तो वो एक महत्वपूर्ण योजना है। उस योजनाओं को अगले 1 साल में कैसे पूरा करना है, क्योंकि 2025 में जो है वो विधानसभा का चुनाव है, और अगले 1 साल में ये बजट जो है 2024-25 का वित्तीय वर्ष में कैसे तमाम चीजों को पूरा करेगी, इस बात पे ध्यान रखा गया है। खास करके बताया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं, जो जीविका दीदियां हैं, उनके जो योजनाएं चल रही है उस पर भरपूर ध्यान दिया जाएगा, और उसके बजट में एक बड़ी राशि जो है वो दी जा सकती है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे चुनौती भी है, और एक ढंग से कहें कि एक बड़ा तोहफा भी है इस बात को लेकर के कि जो नौकरियां जिस ढंग से दी गई हैं शिक्षा को लेकर के, या हर विभाग में जिस ढंग से नौकरियां दी जा रही हैं, उनके बजट जो है वो किस ढंग से फुलफिल किए जाए, वो बजट का आकार कैसा दिया जाए। शिक्षा विभाग हो, उसका बजट का आकार बड़ा होना लाजमी है। तो रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के जो चुनौती है उसको देखने की जरूरत है। और एक ढंग से जो सम्राट चौधरी इस बार जो बजट पेश करेंगे तो उसमें उन सारी चीजों का समावेश जो है वो दिखाई पड़ सकता है। जी बिल्कुल रवि, देखना होगा कि आज जब बजट पेश किया जाता है तो जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है कि महिला, नौकरी और इसके साथ ही जो शिक्षा है उसके क्षेत्र में बड़ा बजट का आकार होना चाहिए, और इसको लेकर आज बजट पेश भी किया जाना है। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। आज सुबह 10:30 बजे नंदकिशोर बतौर एनडीए उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा से विश्वास मत जीतने के बाद नंदकिशोर यादव का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है, और बताया जा रहा है कि आज करीब 10:30 बजे नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे नंदकिशोर यादव, और बतौर एनडीए उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। तो विधानसभा से विश्वास मत कल ही नीतीश सरकार ने हासिल कर लिया, और उसके बाद अब आगे की कवायद जारी है, जिसमें विधानसभा से विश्वास मत जीतने के बाद नंदकिशोर यादव का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं माननीय नंदकिशोर यादव जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं, और हम लोग के सम्मानित अभिभावक की तरह भी लगातार पटना साहिब से चुनाव जीतते हैं। इसलिए पार्टी ने फैसला लिया है कि नंदकिशोर यादव जी को जो है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नामांकन करें। हमारे साथ संवाददाता रवि बने हुए हैं। रवि, जिस तरीके से अब नंदकिशोर यादव को ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और ऐसे में देखें तो बीजेपी कोटे से नंदकिशोर यादव आते हैं, आज क्या कुछ प्रक्रिया होने वाली है इसको लेकर?
देखिए, विधानसभा की जो कार्रवाई है वो 11 बजे से शुरू होनी है और बजट जो है वो कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी और जिस सदन की जो है वो अध्यक्षता जो है वो जो नए स्पीकर हैं वो करेंगे। तो उससे पहले 10:30 बजे जो है वो नंदकिशोर यादव जो है वो एनडीए की तरफ से नामांकन करेंगे। चूंकि यहाँ पे बहुमत का आंकड़ा है, कल जिस ढंग से बहुमत हासिल किया है, तो विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं होगा, तो निर्विरोध जो है वो नंदकिशोर यादव जो है वो स्पीकर के रूप में चुने जाएंगे और चुनाव होने के बाद वहाँ पे मुख्यमंत्री भी रहेंगे, बधाई भी देंगे और एक छोटी सी मुलाकात भी उनकी होगी और उसके बाद स्पीकर जो है वो सदन में जाएंगे और बजट का जो सत्र है वहाँ से शुरू होगा और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। तो नंदकिशोर यादव का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है और चूंकि नंदकिशोर यादव बीजेपी के लगभग 30 सालों से यहाँ पे राजनीति में हैं और 7 बार विधायक रह चुके हैं यहाँ पे, तो एक बड़ा चेहरा है और बीजेपी ने उनको बनाया है और एक पुराना एक कहने की एक्सपीरियंस है इस विधानसभा में, लगातार 30-35 सालों तक विधानसभा में वो रहे हैं, वो जानते हैं। तो एक ढंग से कहें कि उनकी एक नई शुरुआत हो रही है और स्पीकर के रूप में माना जा रहा है कि वो बेहतर साबित होंगे। आज जब 10:30 बजे वहां से जब नामांकन करेंगे, थोड़ी देर में वो निर्विरोध चुने भी जाएंगे और सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। जी बिल्कुल, अब इंतजार होगा क्योंकि लगभग 2 घंटे के बाद ही जो है बजट सत्र शुरू होना है और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए रवि एस नारायण आपका। बढ़ते हैं आगे तो देखिए, एक तरफ बजट सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन है, बजट पेश होना है, तो वहीं दूसरी तरफ जो नियोजित शिक्षक हैं वो आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। नियोजित शिक्षक विधानसभा का घेराव करेंगे। बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में शिक्षक आज विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंच सकते हैं। प्रशासन भी प्रदर्शन को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। मांगों के समर्थन में आज विधानसभा का घेराव किया जाएगा। तो नियोजित शिक्षक भी आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सक्षमता परीक्षा नहीं देने को लेकर ये मांग की जा रही थी बहुत दिनों पहले से ही और लगातार प्रदर्शन भी शिक्षकों की तरफ से किया जा रहा है। पहले ही शिक्षकों ने ऐलान किया था कि 13 फरवरी को वो विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। इससे पहले मशाल जुलूस भी निकाला गया। हालांकि शिक्षा विभाग भी इसको लेकर काफी जो रुख अपनाया हुआ है वो काफी कड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि जो ACS के पाठक हैं उनकी तरफ से भी आदेश दिया गया है कि जितने भी शिक्षक प्रदर्शन में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसे में आज देखना दिलचस्प होगा कि जब विधानसभा पहुंचते हैं शिक्षक अभ्यर्थी तो क्या कुछ होता है। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू से संजय झा राज्यसभा जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू कोटे से संजय झा राज्यसभा जाएंगे। कल नामांकन करेंगे संजय झा। तो बिहार में 6 सीटें हैं और जेडीयू कोटे से बात करें तो सबसे पहला नाम सामने आया संजय झा का। जेडीयू से संजय झा राज्यसभा जाएंगे। कल नामांकन करेंगे संजय झा। संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, अब संजय झा का राज्यसभा जाना लगभग तय, किस तरीके से देखा जाए इसको? देखिए, संजय झा का राज्यसभा जाना लगभग तय है। जो संख्या बल है उसके हिसाब से संजय झा के लिए आसानी से जीत हासिल हो जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं लग रहा। और खासकर संजय झा का राज्यसभा भेजने का मतलब साफ है कि नीतीश कुमार के संकट मोचक के तौर पर संजय झा की पहचान बनी है और 2004 से नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और जब भी कोई समस्या हुई वो प्रमुख शूटर के तौर पे उभर कर सामने आया और इस बार भी जो गठबंधन टूटा है उसमें उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। संजय झा का जो बीजेपी और जेडीयू को फिर से एक साथ लाए हैं, तो जाहिर तौर पे एक नजदीकी के नाते साथ ही पार्टी में कई महत्वपूर्ण रोल भी अदा उन्होंने किया है और जाहिर तौर पे संजय झा को भेजकर नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि उनके लिए संजय झा की अहमियत क्या है। और जो खबर मिली कि कल संजय झा नामांकन दाखिल करेंगे राज्यसभा के लिए और एनडीए के जो भी उम्मीदवार हैं, बाकी जो 2 उम्मीदवार हैं वो भी कल नामांकन दाखिल करेंगे। तो जाहिर तौर पर जेडीयू ने संजय झा को भेजकर एक ब्राह्मण कार्ड भी खेला और मिथिलांचल के एक बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर भी संजय झा की पहचान होती है। तो चलिए आनंद, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, मानहानि केस में तेजस्वी यादव पर फैसला आज होने वाला है। तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और फैसला भी सुनाएगा। गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी से जुड़ा ये पूरा मामला है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने हलफनामा दायर कर खेद जताया था। ठग बताने वाले बयान को तेजस्वी यादव ने वापस भी ले लिया था।
तेजस्वी यादव ने गुजरात से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग की थी। 2 जज की बेंच सुबह 10:30 बजे इस पर फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था और आज फैसले का दिन है। 10:30 बजे फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला तेजस्वी यादव के तरफ से जुड़ा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि गुजरातियों पर उन्होंने जो विवादित टिप्पणी की थी उससे जुड़ा ये पूरा मामला है। तेजस्वी यादव ने हलफनामा दायर कर इस पर खेद भी जता दिया था। ठग बताने वाले बयान को तेजस्वी यादव ने वापस लिया था और गुजरात से बाहर केस ट्रांसफर करने की उन्होंने मांग की थी और आज इस पर फैसला आने वाला है। 2 जज की बेंच सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। बढ़ते हैं आगे और आपको अगली खबर गोपालगंज से बता दें, जहां बेखौफ अपराधियों ने AIMIM के प्रदेश सचिव अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा पुल के पास की है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। वहीं गोपालगंज पुलिस की SIT ने इस हत्याकांड में 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अपराधियों की एक बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। SP ने बताया कि हत्या आपसी रंजिश में हुई। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा भी कर लिया जाएगा। बता दें कि अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया गोपालगंज विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और वर्तमान में मदरसा इस्लामिया के सचिव थे। बताया जाता है कि घर से अपने करीबी मुन्ना के साथ लखनऊ जाने के लिए थावे जंक्शन पर ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। MIM के नेता अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी है। वारदात के बाद गोपालगंज के SP स्वर्ण प्रभात ने SIT का गठन किया और SIT टीम का नेतृत्व कर रहे सदर SDPO गोपालगंज के सदर अस्पताल में पहुंच चुके हैं। हम SDPO से ही जानते हैं कि पूरी वारदात क्या है। सर, कैसे घटना को अंजाम दिया गया? शाम को हम लोगों को खबर प्राप्त हुई कि तुरकहा के आसपास में कुछ अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दिया है। इसके सत्यापन हेतु टीम तुरंत वहां पहुंची है और SIT टीम का पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गठन किया गया है। इसमें हम लोग जल्द ही अपराधियों तक पहुंचेंगे। हम लोगों ने घर वालों से पूछताछ किया है। इसमें जो भी लोग शामिल हैं उन लोगों को जल्द ही अरेस्ट करेंगे। हत्या राजनीतिक है कि आपसी विवाद है? अभी तुरंत ये बोल पाना जल्दबाजी होगी। हम लोग इस सारे बिंदुओं पे अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे ही कुछ निकल के आता है सूचित किया जाए। अपराधी के बाइक या फोटो मिले हैं सर? हाँ, हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हम लोग और भी वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं और भी चीज़ें सामने। कितना वक्त लगेगा अपराधियों तक पहुँचने में पुलिस को? बहुत जल्द ही हम लोग इसका डिटेक्शन करेंगे। ये SIT का नेतृत्व कर रहे गोपालगंज के SDPO हैं प्रांजल। इन्होंने दावा किया है कि बहुत जल्द ही AIMIM के जो अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया है उनके अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल गोपालगंज के SP जो है स्वर्ण प्रभात, वो भी लगातार इस पूरे घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी गोपालगंज पुलिस कब तक अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया के हत्यारों को गिरफ्तार कर पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। निंदनीय है और यह एक तरह से देखा जाए तो पूरे प्रशासन के लिए चैलेंजिंग भी है कि शहर के बीचों बीच एक प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्ति का और एक प्रतिष्ठित व्यवसायी का इस तरह से हत्या होना कहीं न कहीं प्रशासन के लिए चुनौती है और यह प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता है कि इस तरह की घटना हो रही है। और इस तरह के घटना होने से निश्चित रूप से जो भी लोग हैं वो दहशत के माहौल में हैं। तो इस पे प्रशासन को तत्काल प्रभाव से जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा प्रशासन के द्वारा दी जाए। इसकी हम लैंड स्कैम मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ लगातार जारी है। कल यानी सोमवार को एक बार फिर हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई। हेमंत सोरेन से पूछताछ के दौरान उनसे जुड़ी दूसरी कड़ियों को भी खंगाला जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी